जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट जो थ्योरी प्रैक्टिकल्स स्टार्ट होने वाले हैं और जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो ओवर हो चुके हैं। तो हमें अपने थ्योरी के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए जितने भी बुक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको तो कवर करना ही करना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करने चाहिए। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट वे हमारे पास एक ही है कि जितने भी हमारे पास ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको हम लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसी की टाइप का मैंने एक जो हमारा सेल बायोलॉजी का जिसका कोड है MBIO 101, तो उस पेपर को उठाया है और उसकी शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं और उसको मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ मेरा नाम प्राची है और आप सबका मैं अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप। तो इसके लिए मुझे बोर्ड वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं साइड बाय साइड अगर डिमांड होगी तो मैं लगा दूंगी, नहीं तो मुझे नहीं लगता अपनी कोई ज़रूरत होगी। एक ओवरव्यू आपको मिल जाना चाहिए ताकि क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने वक्त क्या लिखना है वो तो पता होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हमें गूगल पे अवेलेबल नहीं होगी। मतलब अवेलेबल तो मिल तो जाएंगी, उससे रेलिवेंट चीज़ पर जो एग्जैक्ट आंसर हमें उसमें देना होगा शायद उस टाइम वो चीज़ें ना मिल पाए और ना ही उतना टाइम होता है कि हम एक एक क्वेश्चन को ले और एक एक क्वेश्चन को गूगल सर्च करें और फटाफट लिखें। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आता है जो सेल बायोलॉजी में पेपर मैंने उठाया था उसमें देखा था। उसमें सबसे पहले राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हमारा फिक्सेटिव्स। फिक्सेटिव्स क्या होता है? तो फिक्सेटिव्स अगर आप नाम से तो कोई भी चीज़ को फिक्स करने वाली चीज़ ऐसा लग रहा होगा। तो देखते हैं कि ये सेल बायोलॉजी के टर्म में ये फिक्सेटिव का मतलब क्या होता है। तो ये हमारा इट इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू फ्रॉम डिके ड्यू टू ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन। मतलब ये यहाँ पे कोई भी चीज़ को फिक्स नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जो हमारे बायोलॉजिकल टिश्यू है उसको प्रिजर्व कर रहा है डिके होने से या उसकी ऑटोलाइसिस होने से। इसके अलावा 2 मार्क्स क्वेश्चन इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट किया है मैंने। तो मैंने इसमें लिखा इट टर्मिनेट्स एनी ऑनगोइंग बायोकेमिकल रिएक्शन। मतलब जो भी हमारे बायोलॉजिकल टिश्यू है उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शंस तो होते रहते हैं, बट जो हमारा फिक्सेटिव अगर उसमें हम यूज़ करते हैं तो इसकी जो ऑनगोइंग बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको थोड़ा सा रोक देता है, स्लो डाउन कर देता है या तो फुली टर्मिनेट कर देता है कि जो भी हमारे बायोलॉजिकल टिश्यू है वो डिके ना हो पाए। एंड ऑल्सो इंक्रीज द ट्रीटेड टिश्यू मैकेनिकल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी। और एक तो उसको डिके करता है कि मतलब डिके होने से टर्मिनेट करता है और इसकी स्टेबिलिटी को और मैकेनिकल स्ट्रेंथ को थोड़ा इंक्रीज कर देता है। तो मैंने इसमें एग्जाम्पल भी इंक्लूड किया। आज जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसका हमारा पैटर्न ही होता है एक डेफिनेशन दे, उसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर सकते हैं और उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल जरूर दे। The most commonly used fixatives in histology is formaldehyde। फॉर्मल्डिहाइड का नाम तो आपने 12th से ही सुना होगा। 12th के वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता था फॉर्मल्डिहाइड क्या है। तो उस समय हमसे केमिकल फॉर्मूलाज वगैरह पूछ जाते थे, यूजेस वगैरह पूछ जाते थे, पर यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड जो हमारा फिक्सेटिव्स इन सेल बायोलॉजी में यूज हो रहा है। तो इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन NBF। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। आप बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स नेट पे से देख के इकट्ठा कर सकते हैं कि ताकि जब आप थ्योरी पेपर लिखें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वो है हमारा फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस। अब हमारा न्यूक्लियोलस का फंक्शन हमें बताना है। तो न्यूक्लियोलस, अब थोड़ी मेरी प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम फिर से आ जाए बट मैंने कोशिश की कि ठीक हो जाए। तो द न्यूक्लियोलस मेक्स राइबोसोमल सब यूनिट्स फ्रॉम प्रोटीन एंड राइबोसोमल RNA एंड ऑल्सो नोन एज rRNA। तो इसका मेन फंक्शन ही क्या है? प्रोटीन को, जो प्रोटीन हमारा राइबोसोमल सब यूनिट्स को इकट्ठा करेगा, मेक्स राइबोसोमल सब यूनिट्स फ्रॉम प्रोटीन। मतलब जो भी राइबोसोमल सब यूनिट्स है प्रोटीन से उसको बनाना शुरू कर देता है और उसको हम RNA भी कह सकते हैं। It then sends the subunit out to the rest of cell where they combine to complete ribosome। अब इसे राइबोसोम बनाने के लिए क्या करना है? राइबोसोम बनाने के लिए पहले हमें छोटे छोटे सब यूनिट्स चाहिए होंगे, उसके बाद सेल में जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे उसको भेज देता है ताकि कॉम्प्लेक्स बन के जो भी हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है राइबोसोम का वो बन के तैयार हो जाए। Ribosomes make proteins, therefore the nucleus plays a vital role in making protein in the cell। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? राइबोसोम क्या है, क्या करते हैं? वो प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए जो न्यूक्लियस हमारा एक वाइटल रोल प्ले कर पाता है प्रोटीन बनाने, प्रोटीन के सिंथेसिस कहाँ पे? सेल में करने के लिए। तो इसके साथ अगर छोटा सा डायग्राम आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। उसके अलावा
मैंने लिखा है, अब इसका क्या फंक्शन होता है, इसके अलावा मतलब क्या लिखा है मैंने, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, स्टोर या स्टोर्स हेरिडिटी इनटू डीएनए, मेक्स आरएनए एंड प्रोटीन, मेक्स राइबोसोमल न्यूक्लियस, ये बनाया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो है एफ क्लास पंप्स। तो एफ क्लास पंप्स, तो ये तो हमें थ्योरी में ढूंढना पड़ेगा कौन कौन सा पंप हमने पढ़े थे, ए टाइप, बी टाइप, पी टाइप, वी टाइप, कौन कौन से पंप पढ़े थे। तो अब यहाँ पे पर्टिकुलरली उन्होंने पूछ लिया है एफ टाइप पंप्स। तो एफ टाइप के पंप्स के बारे में तो हमने बहुत ही डिटेल्स पढ़ रखी है, क्या यूज़ है, कैसे यूज़ होता है, क्या है, एटीपी सिंथेसिस पंप है या कोई और पंप है। तो बट यहाँ पे हमसे उन्होंने 2 मार्क्स में पूछा है, तो हमें आंसर्स किस बेसिस में करना है, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को देना है। तो ये है हमारा एफ टाइप एटीपीएस और एटीपी सिंथेसिस आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। सबसे पहले मैंने बताया कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट। अब ग्रीन प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में जो ये एफ टाइप का पंप है वो प्रेजेंट होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, एटीपीएस सिंथेटेस पंप भी बोलते हैं। एंड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, एक तो हमारा ग्रीन प्लांट में होता है और यूकैरियोटिक सेल के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी यूजिंग द एनर्जी। अब ये एनर्जी को यूज करता है और एटीपी को जनरेट करता है ऑफ द प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय द रेस्पिरेटरी चेन। अब रेस्पिरेटरी चेन के द्वारा जो भी हमारा एनर्जी को यूज करके एटीपी सिंथेसिस करता है, तो ये हमारा एफ टाइप पंप्स करता है। कहाँ पे, यूकैरियोटिक में भी होता है और ग्रीन प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में भी होता है। तो मैंने 2 मार्क्स में इतना लिखना सफिशिएंट समझा। इसके अलावा भी अगर आप कुछ डिटेल यूज करना चाहते हैं तो आप 2-4 पॉइंट अपने टाइम के अकॉर्डिंग और अपने आंसर शीट में स्पेस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर डी है। ये है हमारा मार्कर एंजाइम्स। अब हमारे मार्कर एंजाइम्स क्या होते हैं, तो मार्कर एंजाइम्स अगर हमें कुछ इम्यूनोलॉजी से याद आ रहा हो तो ये होता है कि मतलब किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी हम मार्कर एंजाइम वगैरह को हम यूज करते हैं। तो दीज आर वन ऑफ द सेल मार्कर्स यूज टू कैरेक्टराइज द सेल टाइप। वाह वाह, क्या बात है, ये तो हमारा इम्यूनोलॉजी से बिल्कुल ही सिमिलर हो गया। तो हमारे क्या है, ये मार्कर एंजाइम, दीज आर वन ऑफ द सेल बायोमार्कर्स यूज टू कैरेक्टराइज द सेल टाइप। इट इज ऑल्सो यूज इन द आइसोलेशन ऑफ टारगेट सेलुलर कंपोनेंट्स। मतलब किसी भी कंपोनेंट्स को हमें देखना है, इतने सारे, मतलब एक लेमन लैंग्वेज में अगर हम समझे तो इतने सारे झुंड में से अगर हमें किसी को पहचानना है तो ये कह सकते हैं कि चलो अगर उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी है या कुछ भी एक पर्टिकुलरली कोई साइन जिससे हमें वो चीज़ आइडेंटिफाई हो जाए, तो यहाँ पे भी सेल के लिए हम मार्कर एंजाइम यूज करते हैं ताकि हमें वो चीज़ पता चल जाए कि वो क्या है, कैसी है। अब एग्जाम्पल मैंने लिखा है सेलुलर कंपोनेंट्स के, माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, इन सबको हम कैसे कौन कौन से मार्कर एंजाइम की हेल्प से आइसोलेट कर सकते हैं। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो पर्टिकुलरली यूज होता है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियोन के लिए होता है। एसिड फोस्फेटेज हमारा लाइसोसोम के लिए, एंड एसिटाइल बीटा ग्लूकोसामाइडेज ये भी हमारा लाइसोसोम के लिए यूज होता है। तो उसके अलावा क्वेश्चन नंबर ई आता है हमारे पास, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर इसका आंसर हम एमएससी लेवल पे ना दे पाए तो हम तो बिल्कुल ही कई गुजरे ही हो सकते हैं। तो हमारा जो माइक्रोस्कोप है ये हम बहुत ही छोटे से थोड़ा बेसिक लेवल से हमें करवाना स्टार्ट कर देता है। मैंने लिखा था रिजॉल्विंग पावर ऑफ microscope is defined as the reciprocal of the distance between object and object which can be just resolved when seen through a microscope। मतलब जैसे कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, वहाँ से हम जो देख रहे होते हैं और वहाँ से एक थीटा एंगल बन रहा होता है, और एक हमारा होता है कि जस्ट रिजॉल्व हो रही होती है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम डेल्टा डी बोलते हैं, या डेल्टा डी मतलब बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस को हम लेते हैं और वो थीटा एंगल को लेते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा हमारा 1/, वो छोटा सा डिस्टेंस 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। लैम्डा हमारा यहाँ पे वेवलेंथ के लिए यूज होता है। रिजॉल्विंग पावर डिपेंड्स किस करता है, हमारा वेवलेंथ पे डिफेक्ट करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में कैसा मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है। हाफ एंगल ऑफ द कोन ऑफ द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट थीटा, जो हमारा थीटा एंगल बनता है उस पर भी हमारा रिजॉल्विंग पावर है वो डिपेंड करता है। तो हमारा हम क्वेश्चन नंबर एफ पे पहुंच गए हैं। इसके बाद हमारे पास 2 ही क्वेश्चन बाकी है जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो है उस सीरीज में। तो आप पेशेंस बना के ध्यान से सुने ताकि आपको फायदा हो।
तो हमारा आता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है, ये तो अगर किसी को नहीं आता होगा ना, बुक में ढूंढोगे भी तो भी उतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, तो ध्यान से सुन लो। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग, सेल ट्रांसडक्शन, ये वर्ड हम सब ने सुना होगा, पर ये ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है ये बहुतों ने नहीं सुना होगा। ये उन्हीं पता होगा जिन्होंने बुक्स को डीपली रीड किया होगा। जब मैं सॉल्व करने को बैठी थी तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग सुन के मैंने जब रीड किया तो मुझे भी दिमाग में उस टाइम नहीं आ रहा था कि मतलब ये ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है। तो मतलब ये क्या है, एक सेलुलर कम्युनिकेशन है, मतलब या इसको हम सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस भी कह सकते हैं, या उसका एक टाइप है। in which cell secretes a hormone or chemical messenger called an autocrine agent। अब इसको ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें सेल एक हार्मोन को रिलीज करती है, उसका नाम ही होता है हमारा ऑटोक्राइन एजेंट, मतलब केमिकल मैसेंजर होता है। दैट बाइंड्स टू ऑटोक्राइन रिसेप्टर, मतलब सारा काम इसका ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन हार्मोन को रिलीज करती है, ऑटोक्राइन रिसेप्टर जो होता है वो उसको रिसीव कर लेता है ऑन द सेम सेल्स लीडिंग टू चेंजेस। अब उसका सेल्स में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, मतलब सेल के बीच में कोई कम्युनिकेशन हुई और जितनी भी जो भी बातें थी और जहां से आई थी उसको जो बताना था और उसने उसको बता दिया। This type of signaling often occurs during the early development of an organism to ensure that cell develops into the correct tissue and taken the proper function। मतलब अर्ली जब डेवलपमेंट हो रही होती है उस समय ये इस टाइप की जो सिग्नलिंग है वो यूज़ होती है, ताकि जितने भी हमारे टिश्यूज़ वगैरह हैं वो करेक्ट फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो अब क्वेश्चन नंबर जी आता है हमारे पास, साइक्लिन सी डी केज। अब साइक्लिन सी डी केज हमारा क्या होता है, ये प्रोलीन डायरेक्टेड सीरीन थ्रेओनिन प्रोटीन काइनेज होता है, जो कि हमारा सेंट्रल रोल प्ले करता है सेल की प्रोग्रेशन में। तो ये जो हमारा सी डी केज क्या होता है, काइनेज है, मतलब इसका क्या काम होगा, इसकी फोस्फोराइलेशन होती है। तो फोस्फोराइलेट्स करता है ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोटीन इंडिकेट्स रेगुलेट द वेरियस इवेंट्स। अब जितने भी हमारे सेल साइकिल में जितने भी फेज वगैरह होते हैं तो वहाँ पे ये जो प्रोटीन हमारा काम आता है। प्रोटीन का नाम क्या है, सी डी केज, प्रोलीन डायरेक्टेड सीरीन थ्रेओनिन काइनेज। The activities of CKD substrates varies in a cyclic manners, allowing the correct and ordered sequencing of events leading to the cell cycle progression। अब मतलब ये सबस्ट्रेट अपने साइक्लिंग अपने प्रोसेस में जितना भी ये सारा काम कर रहा होता है उसके साथ साथ जो हमारा इवेंट है वो अपना प्रॉपर मैनर में फंक्शन कर रहा होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा क्या है, फिर से हमारा माइक्रोस्कोप के क्वेश्चंस के साथ आ जाता है। तो दिस लेंस इज द क्लोजेस्ट टू द स्लाइड और ऑब्जेक्ट वी आर व्यूइंग। अब ये लेंस कहाँ पे होता है, ये लेंस हमारा वहाँ पे बहुत ही क्लोज होता है हमारे किस पे, जो हमारा स्लाइड के पास होता है वहाँ से, ताकि हम अपने आंखों के पास अच्छे से देख पाए। The purpose of the objective lens is to gather light and enhance magnification। अब पर्पस क्या होता है ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज़ करने का, ताकि हमको जो भी छोटी चीज़ें हमें अपने आंखों से नहीं दिख रही है नेक्ड आइट से, उसको हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकें। मतलब वो हमें सीधा मतलब मैग्नीफाई करके एनलार्ज करके उस चीज़ को हमें दिखा दे। टिपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप है फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, हमारा जो वन स्कैनिंग लेंस होता है जो कि हमारा 4x का होता है, लो पावर 10x का, जो हाई पावर होता है हमारा 40x का, जो ऑयल इमर्जन वाला होता है 100x का। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिसको हमने डिस्कस कर लिए हैं अपने सेल बायो के शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो में से कुछ समझ आया या कोई और टॉपिक जो सेल बायोलॉजी में जो आपको समझना हो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। उसके अलावा आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो को करना है शेयर। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।